आज हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये जो पेपर्स हैं आपके, इसके अंतर्गत कि संविधान को विशेष रूप से हमें समझना आवश्यक है, तभी उसके आगे के जितने भी जो टॉपिक्स हैं उसको हम आराम से समझ सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का जो निर्माण है उसके बारे में मैं आपको बतलाना चाहूँगी कि किस तरीके से भारतीय संविधान जो है उसकी कहानी किस तरीके से आगे बढ़ी है। संविधान किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। संविधान उन समस्त लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों का समूह होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संविधान किसी भी राष्ट्र के लिए कोई एक खाका मात्र, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए केवल एक खाका मात्र नहीं होता। संविधान उस राष्ट्र में रहने वाली जो जनता है उसकी इच्छाओं, उसकी मान्यताओं, उसके जो अंतर्निहित जो उसकी भावनाएं हैं उसकी अभिव्यक्ति होता है। संविधान का निर्माण जब भारत में किया जा रहा था तो संविधान निर्माण करने वाले जो हमारे विद्वान थे वो चाहते थे कि एक ऐसी व्यवहारिक संविधान का निर्माण किया जाए जो विकट परिस्थितियों में भी डायनामिक बना रहे और व्यवस्थित रूप से वो चलता रहे। देखिए, संविधान निर्माण का जो कार्य है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग कि भारत में एक संविधान निर्मात्री सभा होनी चाहिए, इसकी मांग उठना ही अपने आप में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग के रूप में देखा गया, जिसका उद्देश्य था कि अब हम भविष्य में अपने राजनीतिक दिशा किस प्रकार की तय करेंगे। यह भारत स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्माण अब स्वयं करेगा। सबसे पहले 1895 का जो स्वराज्य बिल था जो तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था, उसमें इसके दर्शन हुए संविधान सभा की मांग के लिए। 1922 में गांधी ने इसका समर्थन किया। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने फिर से कहा और पुरजोर तरीके से कहा कि भारत में अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत के भविष्य के बारे में विचार विमर्श करेगी। 1930 का जो लाहौर अधिवेशन था उसके अंतर्गत पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी गई थी और 1936 का कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था उस लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि संविधान सभा का अर्थ, संविधान सभा का महत्व, किस प्रकार की संविधान सभा का गठन होगा, कैसे क्या उसका महत्व होगा, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में बतला दिया गया था। देखिए, निश्चित रूप से अंग्रेज़ों के द्वारा इस संविधान सभा के गठन या संविधान सभा की जो मांग थी उसको लेकर के उसका अंग्रेज़ों का विरोध किया जाना स्वाभाविक था। शुरू में देशी रियासतों ने, यूरोप के कुछ निहित स्वार्थी जो वर्ग था उसके द्वारा और स्वयं मुसलमानों के द्वारा इसका विरोध किया गया। 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव की योजना थी उसको रखा गया और स्पष्ट रूप से उसमें ये मांग रखी गई कि पृथक 2 संविधान सभाएं होनी चाहिए। संविधान सभा जो है वो 2 पृथक होनी चाहिए, इसको स्पष्ट रूप से उस समय मांग की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का उस समय सिनेरियो था अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, तो राष्ट्र उस समय भारतीयों की आवश्यकता और ये कहिए कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अंग्रेज़ों को इस बात पर विचार विमर्श करना पड़ा। 1942 में क्रिप्स मिशन योजना लेकर के जो क्रिप्स मिशन जो योजना थी उसको रखा गया। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि युद्ध के पश्चात आप अपने स्वयं संविधान सभा जो कि निर्वाचित होगी उसका गठन करेंगे और जो आपके संविधान का निर्माण कर सकती है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के द्वारा भी इसको व्यवहारिक रूप दिया गया था और 1946 में ही नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था उस संविधान सभा के समक्ष, उसके पटल पर। उस उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत उन्होंने स्पष्ट रूप से बतला दिया था कि भविष्य में भारत की क्या योजना है, हम क्या चाहते हैं। हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाना चाहते हैं और हम अपना राजनीतिक भविष्य किस प्रकार से निर्मित करना चाहते हैं। उन्होंने पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की थी इस उद्देश्य प्रस्ताव में। और संविधान सभा जो हमारी थी उसके सभी सदस्यों का मैं भी आपको बतला देती हूँ कि कौन कौन से विशेष सदस्य थे। उन सभी सदस्यों ने उसका समर्थन किया और संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके समक्ष उसको रखा और उस पर हस्ताक्षर हुए।
तो इस तरह से उन्होंने उस उद्देश्य प्रस्ताव में अपनी पूरी रूपरेखा भविष्य की प्रस्तुत की थी। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, जिसमें कि विशेष रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पट्टाभी सीतारामैया, श्रीमती दुर्गाबाई, ठाकुरदास भार्गव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और विभिन्न जो पार्टी थी, विभिन्न जो संप्रदाय के जो लोग थे, उनको सभी को संविधान सभा में स्थान दिया गया था अनुपात के आधार पर। कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थे, यूनियनिस्ट पार्टी थी, यूनियनिस्ट मुस्लिम थे, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट थे, कृषक प्रचार पार्टी थी, अच्छू जाति संघ, सिंह कांग्रेस कहते, साम्यवादी, स्वतंत्र, निर्दलीय। इस तरह से विभिन्न संप्रदायों को इसमें हिस्सा दिया गया था। देखिए, संविधान सभा की जो एक एडवाइजरी सेल थी, उस एडवाइजरी सेल के द्वारा जो भी विचार विमर्श किया जाता था भारतीय संविधान के भविष्य के बारे में या भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, तो उन सभी जो मुद्दे हुआ करते थे उस पर प्रारूप समिति के द्वारा गहनता से विचार विमर्श किया जाता था। प्रारूप समिति उस पर उसका निरीक्षण करती थी और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्देशन में लगभग विभिन्न वाद विवाद विभिन्न चरणों से होता हुआ 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय हमारे संविधान के निर्माण के में लगा। और उस अवधि में विभिन्न राष्ट्रों का भ्रमण किया गया। उनकी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं जो प्रचलित थीं, उसमें जो जो हमें उपबंध जो हमें अच्छे लगे, वहाँ के हमने उसको ग्रहण किया और हमने हमारे अपने परिस्थितियों के अनुकूल उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उसको हमने अपने संविधान के हिस्सों में डाला। इस तरह से विभिन्न वाद विवाद, विभिन्न विचार विमर्श होते हुए जो ये प्रक्रिया है, जिसमें कि ये जो समय लगा, उसके अंतर्गत 26 नवंबर 1949 को संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत कर संविधान सभा के सामने प्रस्तुत कर दी गई और जिसको कि 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो यानी मोटे रूप में हम संविधान किस तरीके से इसका विचार, किस तरीके से इसको आगे बढ़ा और किस तरीके से इसका गठन किया गया और किस तरीके से क्या क्या बाधाएं उस समय उनको सामने आई उनके सामने और किस तरह से कितना इसमें समय लगा, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। देखिए, हर संविधान जो सभा है, ये कही कि संविधान के निर्माण जो किया गया, उस हर राष्ट्र के संविधान के निर्माण के लिए जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं और हर संविधान की एक प्रस्तावना होती है। हम कुल मिलाकर के कहें कि हर संविधान की एक प्रस्तावना होती है। भारतीय संविधान की भी एक प्रस्तावना है और उस भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको कि उस प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आधारशिला कहा जाता है, उसको आत्मा कहा जाता है, एक दृढ़ संकल्प कहा जाता है, उसको एक बेस कहा जाता है जिस पर कि संविधान की अट्टालिका पूरी खड़ी हुई है। और उस प्रस्तावना में हालांकि उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू का था, उन्होंने जो जो उस समय उपबंध रखे थे, जो जो विचार रखे थे, उन्हीं को ही उसमें हमने रखा है। हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने उसमें रखा था। प्रस्तावना होनी इसलिए आवश्यक है कि उस प्रस्तावना में ही विशेष रूप से ये स्पष्ट कर दिया गया था कि अब हम संविधान के विभिन्न जो हम आर्टिकल्स जो हम रखेंगे, उसमें हम किन किन लक्ष्यों को सामने रख करके हम बनाएंगे। संविधान जो बनेगा वो किन किन लक्ष्यों को सामने रख करके बनेगा। और संविधान की जो प्रस्तावना है, उसका एक एक शब्द, जैसा कि डॉक्टर सुभाष कश्यप ने कहा है कि उसका एक एक शब्द जो है वो एक प्रकार का एक चित्र है। चित्र जो एक कहानी कहता है, कहानी किस प्रकार की, जो तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी कहता है। उस प्रस्तावना में हमने उन सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे के सारे जो शब्द थे, उनको हमने उनका निचोड़ रखा है, उनको हमने इकट्ठा करके उसके ऊपर हमने कंसंट्रेट किया है जब हमने संविधान निर्माण का कार्य किया। तो इस तरह से भारतीय संविधान और उसकी प्रस्तावना को किस तरीके से हमने अमल में लाए हैं, किस तरीके से उसका निर्माण किया गया है, इसके ऊपर हमने अभी आज चर्चा की है। थैंक यू।